को आज एक पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन इदारे, सबसे अहम तरीन शोबे की तबाही की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। मैं बात करने लगा हूँ मेडिकल प्रोफेशन के हवाले से, मैं बात करने लगा हूँ मेडिकल एजुकेशन के हवाले से। जब मौजूदा हुकूमत कायम नहीं हुई थी तो वज़ीर आज़म इमरान खान हर जगह ये कहते थे कि हमारी पहली तरजीह होगी तालीम और सेहत। ये दोनों शोबे जो हैं हम प्रायोरिटी पर लेंगे, हम सड़कें नहीं बनाएंगे, हम अपने पैसे जो हैं इन ठेकों पर ज़ाया नहीं करेंगे, हम इंसानों पर खर्च करेंगे। और इंसानों पर खर्च करने का मतलब यह है कि इंसानों की तालीम पर खर्च किया जाए और इंसानों की सेहत पर खर्च किया जाए। हुकूमत कायम हो गई, खान साहब की बड़ी अच्छी तकरीरें थी, बड़े दिलफरेब नारे थे, उनको वेलकम किया गया। हुकूमत ने कायम होने के बाद जो इकदामात किए हैं वो आप जब मैं मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बात करता हूँ, जब मैं मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स के साथ बात करता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तबाही के बराबर हैं। इस्लाहात के नाम पर जो तबाही और बर्बादी मचाई जा रही है उसकी एक लंबी कहानी है। वो कहानी कहाँ से शुरू होती है? वो कहानी शुरू होती है PMDC के खात्मे से। मैं तस्लीम करता हूँ, मैं मानता हूँ कि PMDC का कानून जो था उसके जो ज़वाबित थे उसके अंदर जिस तरह नुमाइंदगी हो रही थी बहुत सारे एतराज़ात उस पर मौजूद थे। जरूरत थी कि उसमें इस्लाह की जाती, एतराज़ात को दूर किया जाता, लेकिन PMDC को खत्म कर दिया गया। PMDC थी क्या? PMDC एक मुंतखब इदारा था पूरे पाकिस्तान से डॉक्टरों का, जो रेगुलेट करता था डॉक्टरों की प्रोफेशनल एक्टिविटीज को। वो मुंतखब डॉक्टर जो थे उसमें हुकूमती नुमाइंदगी भी थी, उसमें मुख्तलिफ तंजीमों की नुमाइंदगी भी थी, वो जवाबदेह थे डॉक्टर्स की तंजीमों को। PMDC खत्म कर दिया गया। एक मुंतखब इदारा जिसको हजारों डॉक्टर्स अपने वोट के जरिए मुंतखब करते थे, जिस तरह वकला बार कौंसल्स को मुंतखब करते हैं, जिस तरह इंजीनियर्स अपनी इंजीनियरिंग कौंसल्स को मुंतखब करते हैं, वो इदारा खत्म कर दिया गया। उसकी जगह PMC बना दिया गया। PMC क्या है? PMC वजीर आजम की तरफ से नामजद किए हुए कुछ लोगों पर मुश्तमिल एक इदारा है। वो लोग कौन हैं? उनमें डॉक्टर्स भी हैं, मैं मानता हूं उसमें डॉक्टर्स भी हैं। अरशद तकी साहब जो हैं एक सीनियर डॉक्टर हैं, लेकिन उनका पढ़ाने का, उनका सरकारी इदारों में काम करने का तजर्बा कोई नहीं है। इसके अलावा कौन है? रुशाने साहिबा है जो एक NGO से तल्लक रखती हैं। इसके अलावा कौन है? तहजीब बेकरी वाले हैं। इसके अलावा कौन है? प्राइवेट सेक्टर है। PMC बन गया। PMC ने जो फैसले करने शुरू किए, मैं उस पर अभी बात में आऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन WFME की बात कर ली जाए या आइमरा की बात कर ली जाए, दीगर आलमी तंजीमों की बात कर ली जाए, वो शर्त आयद करती हैं कि आपके जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनको मुंतखब होना चाहिए, उनको जवाबदेह होना चाहिए, अपने लोगों को जवाबदेह होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, आप फुटबॉल की तरह, जिस तरह आपने पाकिस्तान में फुटबॉल का बेड़ा गर्क किया, फीफा की तंजीम का जो लोकल तंजीम है उसका बेड़ा गर्क किया, और उसके नतीजे में इस वक्त फीफा ने पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है, तो खुदा न खास्ता खदशा यह मौजूद है कि पाकिस्तान की PMC की रुकनीत मुअत्तल हो सकती है। पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल होने का मतलब यह है कि हमारे डॉक्टर्स की डिग्रियों को आलमी सतह पर तस्लीम नहीं किया जाएगा। हमारे वो डॉक्टर जिनकी इस वक्त अमेरिका से लेकर यूरोप तक, मुत्तहिदा अरब अमारात से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में बहुत ज्यादा डिमांड है, एक दफा ऑब्जेक्शन रख गया तो आपके डॉक्टरों के ऊपर एक पहाड़ टूट सकता है, एक क़यामत बर्पा हो सकती है अगर ये डिग्रियां आलमी सतह पर एतराज़ात लगाकर ना तस्लीम की गई। इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है PMC बनने के बाद, मैं आपको अगली कहानी सुनाऊंगा MD कैट की, जिसकी फीस थी 500 रुपया, उसको कर दिया 6000 रुपया। बात सिर्फ फीस की नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत कुछ है। इसके साथ ही एक और डॉक्टरों के ऊपर इम्तिहान लागू कर दिया गया जिसको NLE का नाम दिया गया, यानी कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम। अब ये जो एग्जाम है इसमें 70% नंबर लेने जरूरी हैं, और खदशा ये जाहिर किया जाता है कि अगर ये एग्जाम जिसकी इस वक्त बिल्कुल नॉमिनेशन हो रही है, इस वक्त दरख्वास्तें ली जा रही हैं, अगर ये हो गया, इसमें 70% के करीब नंबर लेना ज़रूरी है, और इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स फेल हो जाएंगे। वो तमाम डॉक्टर्स जिन्होंने 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस तक टका के मेहनत की, वो NLE के नाम पर लाइसेंसिंग से महरूम कर दिए जाएंगे, और इसके नतीजे में क्या होगा कि उनको रोजगार नहीं मिलेगा, वो बेरोजगार रहेंगे, और माँ बाप ने जो ख्वाब देखे होंगे वो एक जगह वो पूरे होने रह जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गैर मुंतखब इदारा है,
एक वकील साहब हैं अली रजा साहब, उनको मैंने पहले जो नाम लिए उनसे हटकर, ये वकील साहब जो हैं ये रेगुलेट कर रहे हैं डॉक्टरों के इदारे को। यहां पर एनएलडी का इम्तिहान लेकर आ गए हैं, एमडी कैट का लेके आ गए हैं। चलें आप आ जाएं, आप इस इदारे को अच्छी तरह चला लें, साफ और शफाफ तरीके से चला लें, हमें कोई एतराज नहीं है, आप बहुत अच्छे लोग होंगे। लेकिन आपने किया क्या? आपने एमडी कैट के इम्तिहान का ठेका जिस पार्टी को दिया उसके ऊपर संगीन एतराजात हैं, वो शफाफ नहीं है। मामला इतना मशकूक है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उसके ऊपर एक लेटर लिख दिया है और हुकूमत ने जो उस पर जवाब दिया है उस पर मैं अभी आपके सामने माहिरीन की आरा पेश करूंगा। आप हैरान रह जाएंगे कि हुकूमत यहां पर कर क्या रही है। पीएमसी कर क्या रही है? पीएमसी में अपने लोग कौन हैं? पीएमसी में आगा खान के लोग हैं, पीएमसी में बाकी इदारों के लोग हैं। वो कर क्या रहे हैं कि अपने इदारों को A+ स्टेटस दे रहे हैं, यानी कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, अपनों में बांट रहे हैं। A+ स्टेटस दे दिया। और इस वक्त पंजाब में एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के हवाले से मेरिट पर दूसरा आने वाला इदारा, मेरे शहर का फखर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के बाद इलामा इकबाल मेडिकल यूनिवर्सिटी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसको आपको पता है कौन सा ग्रेड मिला है? उसको मिला है F ग्रेड, यानी कि वो इदारा है जो मेरिट पे दूसरे नंबर पर आ रहा है, आपने उसको F ग्रेड दे दिया। और आपके अपने जो 1-2 इदारे हैं उनको A+ दे दिया। इसलिए दे दिया कि वो जो फीस 27 लाख ले रहे हैं वो इसके बाद अनलिमिटेड ले सकते हैं। यार पास करो ना, करो इस तरह, नंबर तबाही फेरो इस तरह। आपने इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को F ग्रेड देकर आपने थप्पड़ मारा है मेरिट के ऊपर, आपने तबाही फेर दी है। मैं आरिफ तजम्मल साहब की बात करता हूं, प्रिंसिपल साहब की बात करता हूं। आरिफ साहब, आप तो खुद जाकर उस कमेटी के मेंबर हैं जो दूसरे कॉलेजेस को इंस्पेक्शन करती है, उनके मेयार को चेक करती है। आपके अपने मेडिकल कॉलेज को F ग्रेड मिल गया है, आप किस तरह जो है किसी दूसरी जगह जाकर उसको चेक कर सकते हैं? यह अजीबोगरीब एक सूरत हाल है। ये सूरत हाल इतनी बुरी हो चुकी हुई है, इतनी बुरी हो चुकी हुई है कि आज पामी की तरफ से बाकायदा अखबारात में एक इश्तिहार छाप दिया गया, उसमें अपील की गई, उसमें दरख्वास्त की गई वजीर आजम इमरान खान से नोटिस लेने की। और नोटिस किसका लेने की? नौशेरमा बरकी साहब का लेने की। नौशेरमा बरकी साहब के इमा के ऊपर अली रजा साहब जो वकील हैं वो ये सब तबाही फेरे जा रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है नाज़रीन। मेडिकल प्रोफेशन को, मेडिकल एजुकेशन को तबाह कर दिया गया, पीछे कुछ नहीं बचेगा। फैसले किस तरह हो रहे हैं? हमेशा ये होता था कि सरकारी कॉलेजेस के जो दाखिले होते थे वो पहले हो जाते थे, प्राइवेट के बाद में होते थे। सिंध में आपने इकट्ठे खोल दिए क्योंकि आपको पता नहीं है, उसके नताइज का नहीं पता। उसके नतीजे में सिंध के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले ही नहीं हो सके। आप अरबों रुपए की सरमायाकारी को, इतराजात आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप अरबों रुपए की, खरबों रुपए की सरमायाकारी को तबाह किस तरह कर सकते हैं? आप अपने इदारों को तबाह किस तरह कर सकते हैं कि आपने किर्गिस्तान और आपने चाइना के तालीमी इदारे चलवाने हैं, मेडिकल कॉलेजेस? इसके लिए ये कौम इजाजत नहीं दे सकती। इस पर चुप नहीं रहा जा सकता। यह पहली दफा ऐसा हुआ है कि मेडिकल कॉलेजेस ने, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसे हुआ है कि मेडिकल कॉलेजेस ने एडमिशन ना करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने यही रवैया जारी रखा तो हम तालाबंदी करेंगे, हम धरना देंगे। मेडिकल कॉलेजेस जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल तालीमी इदारे समझे जाते हैं, उन्होंने ये कहा है। ये सारी सूरत हाल, ये सारी तबाही किस तरह मची हुई है? हम किस तरह उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम इमरान खान हों, हमारी अदालतें हों, हमारे बाकी इदारे हों, हमारे फैसला साज जो लोग हों, इस सूरत हाल का नोटिस लें। ये हो क्या रहा है? ये सारा कुछ, इसकी तफसील है क्या? प्रोग्राम का मैं बाकायदा आगाज करता हूं, अपने मेहमानों की तरफ जाता हूं। मैं बहुत ही मशकूर हूं, यहां पर डॉक्टर कर्नल रिटायर्ड गुलाम शब्बीर साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं PMA पंजाब के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं डॉक्टर महमूद अहमद का भी शुक्रगुजार हूँ। आप प्रेसिडेंट हैं YDA मेयो हॉस्पिटल के, और मेयो हॉस्पिटल वो है जिसके बारे में मैं जिक्र करना भूल गया। MTI एक्ट एक और कारनामा है, और MTI को मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट
जिसको खुद मुख्तारी का कानून कहा जा रहा है, तंजीमें उसको निजकारी का कानून कहती हैं, वो वहाँ पर लागू कर दिया गया है। और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से एक और नया कानून भी सामने आ रहा है जो पाकिस्तान के इस सबसे बड़े, सबसे बेहतर तालीमी इदारे को, मेडिकल की तालीम के इदारे को तबाही की तरफ लेकर जाएगा। ये क्या सूरत हाल है, इसमें MD कैट की भी बात होगी, इस पे बाकी चीज़ों पर दूसरा जो इम्तिहान है NLE उस पर भी बात होगी। तो डॉक्टर महमूद साहब, आपका भी मैं मशकूर हूँ, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं। PMC बन गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उस पर जो MD कैट की आउटसोर्सिंग की गई उस कंपनी पर एतराज़ कर दिया। ये सारी कहानी है क्या डॉक्टर साहब, ये तबाही किस तरह फेरी जा रही है? देखिए, जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के चंद एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट्स के अंदर मौजूद है। अच्छा, आप देखें कि PMC का पहले आर्डिनेंस आया 2018 में, और वो हमारे सदर साहब जो खुद भी डॉक्टर हैं, जिन्होंने हमसे एक मीटिंग में वादा किया था कि मेरे होते हुए ये कानून नहीं आएगा, क्योंकि जब हमने उनसे सारा डिस्कस किया और कुछ अरसे के बाद ये हुआ कि ये कानून उनके आर्डिनेंस के साथ आ गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने बाकायदा ये वादा किया था कि ये इस किस्म का कानून नहीं आएगा, हमारी मीटिंग में PMS सेंटर उन्होंने वादा किया, फिर उन्हीं के दस्तखतों से ये ऑर्डिनेंस जारी हो। यू टर्न तो अच्छे होते हैं जी, बिल्कुल। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेट असाइड किया, और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग ये थी, इट वाज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है फॉर इलेक्टेड गवर्नमेंट कि ऑर्डिनेंस की जरूरत क्यों पड़ी। जब ये सेट असाइड हो गया, उसके बाद आपको याद होगा कि ये कानून पास कैसे हुआ। असेंबली में कोई इसके ऊपर बहस नहीं हुई। फटेफ का कानून पास करना था, बहुत सारे कवानीन इकट्ठे किए गए, बहुत सारे इकट्ठे कवानीन, जॉइंट सेशन किया गया और उसको बुलडोज कर दिया गया, और इस तरीके से कि इसके ऊपर बहस तक नहीं की गई। आप देखिए, इस कानून का खालिक कौन है, इस कानून का जो मुअज्जद है, आई विल नॉट से खालिक, इसका मुअज्जद कौन है। और नजम साहब, अगर आप देखें तो ये बहुत ही वोवन टू पर्पस कानून है, और इसकी अगर आप देखेंगे तो एंड के ऊपर जो चीज़ आती है वो ये आती है कि हाउ वी विल डू करप्शन, हाउ वी विल डू द लॉ फैसिलिटेटेड करप्शन। कानून बनाया गया जिस पे किसी को बहस नहीं करने दी गई, और उसमें एक वर्ड लिखा गया कि जो ये PMC है, ये MD कैट, NLE और NEB एग्जाम कराएगा, विच विल बी कंप्यूटर बेस्ड। उस वक्त जब हमने पढ़ा, शायद हम इसको प्रॉपर्ली नहीं देख सके, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुआ है। अच्छा, आप देखिए कि मई आता है, मई की 4 तारीख को अखबारों में एक छोटा सा इश्तिहार आता है, 1 कॉलम के ऊपर छोटा सा एक इश्तिहार होता है, जिस इश्तिहार के अंदर जो वर्डिंग है वो आप देखिए, मैंने एक इंग्लिश अखबार से कॉपी की है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉम द पार्टीज who must have installed available a minimum of 2500 to 3000 laptops or portable computers terminal located at centers in at least 20 designated cities across Pakistan. International का नाम कोई नहीं इसमें लिखा हुआ, just in Pakistan. It was further stated in this advertisement that the service provider shall also provide a secure infrastructure with the capacity to host the examination along with backup and security system of international standards to conduct the examination using a cloud-based system. आगे बाकी इस तरह की चीज़ें आप देखिए कि एक ऐड दी जा रही है, और उसका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि जो एग्जामिनेशन फ़ी है, दी examination services shall be provided at a fee per student to be determined by PMC. आप देखिए, बिड हो रही है, आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मांग रहे हैं, और आप फी की कोई मुकर्रर नहीं कर रहे, और ना आप उनसे मांग रहे हैं। कहते हैं पहले 500 रुपए थी, फिर ये आप 1500 हुई, पहले 1500 से सीधी 6000 सीधी 6000। अगर आप यहाँ पे उनसे उनकी प्रपोजल मांगते तो आई एम 100% श्योर कि ये 1200-1300 रुपए से ऊपर ना आती। अब आप देखिए, कानून में लिखा गया कि ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसके बाद उन्होंने ये जो ऐड दी इसमें कंप्यूटर बेस्ड हुआ, उसके बाद आप देखिए ये कंपनी उन्होंने खड़ी की, यानी पेपरा रूल्स के तो अगेंस्ट वो सारी चीजें आपने भी बता दी, उससे पहले डान में, बाकी न्यूज़पेपर्स में, आपके टीवी चैनल पे भी आ चुकी है कि उन्होंने सिर्फ 7 डेज दिए, जबकि पेपरा रूल्स के अगेंस्ट मिनिमम 15 डेज होने चाहिए। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब ये 25 को ये सर्वे ये आई, एज फार एज आई रिमेंबर, लेकिन मैं पूरे तरीके से नहीं कर सकता, ये इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कि उस वक्त इनकी अपनी वेबसाइट पे टेंडर्स नोटिस के अंदर सिर्फ एक दिया हुआ था RFP, और उसकी आगे ऐड दी हुई थी। लेकिन बाद में जब ये अखबार में आया तो एक दिन मैंने खोली तो उसके आगे 18th का लफ्ज भी नजर आया। दिस मीन कि उन्होंने अपनी ही वेबसाइट पे जो खुद से मेंटेन कर रहे हैं उसमें 18th लगा दिया।
अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जब उन पे ये एतराज़ किया कि जी 7 डेज में कैसे, तो पीएमसी ने वजाहत ये की कि नहीं जी हमने तो अमेंड किया। पेपरर रूल्स के अगेंस्ट अगर आपने अमेंड करना है तो उसी जगह पे आपने इश्तिहार देना है जैसा आपने पहला दिया था। सही। फिर आप एक और देखिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस पर एतराज करती है, इस पूरी टेंडरिंग पर। पूरी आप देखिए डॉक्टर जो हमारी जस्टिस नासरा साहिबा, मोहतरम नासरा साहिबा हैं, मैं उनसे 1-2 दफ़ा मिल चुका हूँ। शी इज़ अ वेरी कैपेबल एंड वेरी पेट्रियाटिक टाइप ऑफ वुमेन। उन्होंने इसको जब न्यूज़पेपर से और बाकी चीज़ों से उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने एक्शन ले लिया। और आप इसका जवाब देखें, अगर आप जवाब पढ़ें तो यू विल बी एस्टोनिश्ड टू सी कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स कितनी हैं उनकी। पहली बात तो ये कि वो तो इस चीज़ के ऊपर ही धमकी दे रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कि आपने हमारी चोरी पकड़ी कैसे। ये तो ये हुआ कि अगर आप एक चोर पकड़ते हैं तो कल वो कहेगा कि जनाब किसने पहले रिपोर्ट किसने की, पहले तो हमें ये बताएं। एनी हाउ ये बात तो एक सेपरेट है। उसके बाद आप देखिए कि ये कंपनी के अंदर उन्होंने अंदर मेंशन किया कि हमने जी इस कंपनी ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जो टेंडर खुलने के 11 दिन के बाद रजिस्टर्ड हो रही है, और चूंकि उसको 11.5 करोड़ रुपया दिया गया, उस पर भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एतराज़ किया। इसके जवाब में पीएमसी वाले फरमाते हैं कि जी ये हमारा जॉइंट वेंचर था और हमने 15 करोड़ उनको 11 करोड़ इसलिए दिए हमने उन्हें कि उन पैसों से दिए जो बाद में दोनों कंपनीज ने शेयर करने थे। पीएमसी इज़ नॉट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैसे हो सकता है कि वो पुअर स्टूडेंट्स के पैसे जमा करके उसके ऊपर वो बिजनेस करे और एक बिजनेस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करे, विच इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट दी पब्लिक जो इंटरेस्ट की चीजें हैं। और आप देखें कि ये वही वाले मैं कहता हूं कि पर्पस वोवन कानून है। कंप्यूटर बेस्ड रखा गया, कंप्यूटर बेस्ड ऐसी कंपनी ली गई, और फिर ये फरमाते हैं कि जब हमने ये ऐड दी तो 2 कंपनीज आई। एक कंपनी के पास इंटरनेशनल टेस्ट कंडक्ट कराने की फैसिलिटी नहीं थी। भाई आपने तो ऐड में दिया ही नहीं कि इंटरनेशनल होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ के सुनाया वहां पे सिर्फ नेशनल दिया हुआ है। और उसके बाद जॉइंट वेंचर का तो आपने कहीं जिक्र ही नहीं किया। दिस मीन कि इट इज अ ड्यूबियस कंपनी, डार्क शेड इसके पीछे और डार्क पर्दों के पीछे बनाई गई। देख रहा था जब पीएमसी को मैंने देखा और मुझे बड़ी दिलचस्प चीजें इस पे नजर आई डॉक्टर साहब। मैंने एक छोटा सा टीवीसी भी देखा जो बाकायदा ड्रामेटाइज किया गया था स्टूडेंट्स के साथ। मुझे नहीं पता वो एक्टर्स थे या स्टूडेंट्स थे। उन्होंने कहा कि आप क्यों डरते हैं एमडी कैट से, आप क्यों डरते हैं एनएलए से, क्यों नहीं देना चाहते, आप इम्तिहान देंगे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो आप नहीं तस्लीम करते कि इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, इसकी साख बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए कि इन्होंने फिर जून में उसी वो जो बुन रहे थे जाल, उसकी उन्होंने आके जून के स्टार्ट में उन्होंने जो रेगुलेशंस निकाले, ये कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2021, उसका रूल 5 सब रूल 5 पढ़े। द बोर्ड व्हेन फॉर्मुलेटिंग अ सिलेबस ऑफ एमडी कैट एग्जाम शैल नॉट बी बाउंड टू एनी टेक्स्ट बुक आर HSSC बोर्ड सिलेबस। दिस मीन कि ना तो वो जो नामालूम बंदा टेस्ट बनाएगा ना मालूम सिलेबस से बनाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी आप हमसे पूछ नहीं सकते कि ये सिलेबस में था या नहीं। इसका अगला रूल देखें, रूल 6 उसका सब रूल 3, ईच पर्सन अटेम्प्टिंग एमडी कैट शैल बी प्रोवाइडेड अ यूनिक एग्जामिनेशन पेपर randomly selected by the computer program and no person shall have the right to object the questions contained in the examination or the correct answer. This mean नामालूम बंदा नामालूम पेपर बनाएगा, नामालूम सिलेबस से बनाएगा, नामालूम सिलेबस से, और आप देखिए कि वो दिया भी जो मर्जी होगी देगा जाएगा। सीधा सीधा फेल करने की तैयारी है। मैडम साहब आप खुद सोचें, ये 100 मीटर की रेस दौड़ाते हैं, हाँ। आप एक को स्मूथ ग्राउंड दे देते हैं, दूसरे को आप खड्डा रेस दे देते हैं, और आप कहते हैं कि जी आप तो ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि 100 की तो 100 रेस है, और आपको पता भी नहीं है कि आपको पता भी नहीं किस जगह से, आप किस सिलेबस से आपका आना है, किसने पेपर बनाना है, किस जगह से आना है आप, और किस सिलेबस से आना है, और उसके बाद आप उसको ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकते। ये तो आपने हैरत अंगेज बात बता दी। इससे आप अगला रूल देखें, आप इससे भी ज्यादा हैरान होंगे। No person shall have the right, the result of MD CAT exam as communicated and issued shall be final and shall be neither available for rechecking or any other objection from the person having taken the exam. आप ये क्या रीचेकिंग के लिए भी yes, you cannot recheck, you cannot object, you cannot object that whether this paper was yours or somebody else. में हो रहा है ये, कौन से मुल्क में हो रहा है ये, किस जगह पे हो रहा है ये? आप देखिए कि एग्जाम की कोई भी एग्जाम होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दैट एग्जाम शुड बी रिलायबल, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, दैट शुड बी वैलिड, दैट शुड बी रिलायबल। आपके ये जो एग्जाम हो रहा है, नीदर इट इज ट्रांसपेरेंट, नीदर आपकी वैलिडिटी पता ही नहीं कि क्वेश्चन कौन से पूछे जा रहे हैं। गलत बनाया,
आपने कानून गलत बनाया, आपने कानून गैर आईनी बनाया, गैर कानूनी बनाया, गैर इखलाकी बनाया। उसके बाद आपने कंपनी जो हायर की उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल समेत तमाम लोग कहते हैं आपने गलत तरीके से हायर की। फिर उसके बाद आपने जो कवानीन बनाए, ये तो एक बनाना रिपब्लिक लग रही है इस वक्त। बनाना रिपब्लिक में ऐसा हो सकता है, किसी महज़ब आईनी कानूनी मुआशरे में ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब मैं दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आई विल मेंशन, आप कर दीजिए फिर मैं डॉक्टर साहब की देखिए इन्होंने उसको 11.5 करोड़ रुपए दे दिए कंपनी को, सही है, जबकि उन्होंने पहले लिखा कि दैट कंपनी शुड हैव 2500 to 3000 कंप्यूटर्स। आप मुझे बताइए 5i कोर कंप्यूटर कितने में आता है आजकल? 5 से 10 हजार रुपए में, 15 हजार रुपए में आपको लैपटॉप मिल जाता है बाजार से। आपने 15 करोड़ रुपया उसको पहले से दे दिया, सही, बंदा आपने दुबई भेज दिया। यानी कि एक कंपनी जो डार्क शेड्स के नीचे, डार्क पर्दों के पीछे, डार्क कवानीन के तहत आपने बनाई, कोई पता नहीं कि आपकी अपनी ही कंपनी हो, पहले से पैसे निकाल के दे दिए। भाईशाही कोई इस किस्म का भी अफवाहें जो चल रही हैं, ये अफवाहें चल रही हैं, और बल्कि यहां तक अफवाह चल रही है कि जो इनका मेंबर आईटी था वो डिजाइन करके बेसिकली ही इज द मैन बिहाइंड दैट कंपनी। अब आई डोंट नो खुद ही, यानी कि चूंकि अली रज़ा साहब एक वकील हैं, अली रज़ा साहब एक वकील हैं, और एक वकील जो है वो डॉक्टरों को रेगुलेट कर रहा है। वैसे आप डॉक्टर साहब आप ऐसे ही पीएमए के इलेक्ट प्रेसिडेंट बने हुए आप चल रहे हैं, आप क्यों नहीं किसी बार काउंसिल के प्रेसिडेंट बन जाते, जाके आप पंजाब बार काउंसिल के प्रेसिडेंट बन जाए, वकीलों की आप डिग्री। और जी मैं तो एलिजिबल भी हूं, मैं तो एलएलएम कर रहा हूं इन मेडिकल लॉज एंड एथिक्स में। अच्छा, आप तो बन सकते हैं। सो आई थिंक कि मुझे तो होने चाहिए। तो फिर मैं इस्लामी साहब को रिकमेंड करता हूं, जिसको पता ही कुछ ना हो। महमूद साहब आप तो नहीं सोच रहे कि कहीं आप कहीं बार काउंसिल का किसी के प्रेसिडेंट बन जाए? डेफिनेटली मेरे ख्याल में इस टाइम जितनी बार काउंसिल्स इन्फ्लुएंशियल हुई हैं, तो हमें सोचना चाहिए। तगड़े होते हैं जी वकील, आपकी चाहे लड़ाइयां चलती रहे, उनके तगड़े होने से इनकार तो नहीं कर सकते अपने वकील भाइयों से। सर ये क्या हो रहा है, ये सारा कुछ क्या हो रहा है? आपके सामने ही है। सर ने मतलब फैक्चुअल ग्राउंड्स के ऊपर बहुत सारी बातें कह दी। दुनिया में जब भी कोई कानून बनता है उसको मॉडिफाई करना होता है, तो महज़िब कौमों का तरीका ये है कि वो अब डिबेट जनरेट करते हैं। उस डिबेट के नतीजे में लोग अपने आइडियाज़ पुट करते हैं और फिर उसको मॉडिफाई करते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा इंग्लैंड की। इंग्लैंड में एक एग्ज़ाम होता है जब हमारे लोग बाहर जाते हैं, तो प्लैब 1 और प्लैब 2। रिसेंटली जो थॉट के हमने इसका पैटर्न चेंज करना है, इसको अमेरिकन एग्ज़ाम के सिस्टम के ऊपर लेके जाना है। दे अनाउंस इट 3 years बिफोर। फिर जो लोकल जो उनके मतलब एक्सपर्ट्स हैं उनसे वो ओपिनियन लेते हैं, जो फॉरेन ग्रेजुएट्स बाहर जा रहे हैं उनसे वो ओपिनियन लेते हैं अबाउट द डेफिशिएंसीज एंड अबाउट व्हाट दे शुड इम्प्रूव। और उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि हम इसको 3 साल के बाद इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे पहले तो कोई कानून मुल्क के अंदर बनता नहीं है। एक बरकी साहब हैं, नौशेरवा बरकी, जिनकी सिर्फ एक काबिलियत यह है कि वो इमरान खान के कज़न हैं, वो अमेरिका बैठे हुए हैं, अमेरिकन सिस्टम उन्हें पसंद आ गया है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान में ये इम्प्लीमेंट होना है। सो पहले तो पार्लियामेंट को बिल्डोज करते हैं, इसको ऑर्डिनेंस के जरिए से ले आते हैं। फिर जब वो ऑर्डिनेंस चल नहीं पाता तो फिर वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। और जिस तरह से वो डॉक्टर साहब अमेरिका एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, बड़ा अच्छा मुल्क है, तो क्या हर्ज है अगर हम अमेरिका को कॉपी कर लें? उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। अमेरिका में ये है कि जब आप यहाँ से हमारे लोग भी जाते हैं अमेरिकन एग्जाम देने, तो USMLE 1 और 2 देने के बाद, CKCS देने के बाद जब वो उसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, तो देन दे डोंट हैव टू अपीयर इन एनी स्पेशलिटी एग्जाम। मतलब किसी स्पेशलिटी की ट्रेनिंग के में अपेयर होने के लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं देना पड़ता। किसी भी ट्रेनिंग में एंटर होने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं देना पड़ता। इनका क्वेश्चन ये है कि ये हमारे 5 साल के नॉलेज को टेस्ट नहीं कर पाते। तो बात ये है कि हम जो FCPS पार्ट 1 दे रहे हैं या MDMS पार्ट 1 दे रहे हैं, वो हमारे 5 साल के नॉलेज को चेक कर रहा है और उसकी बेस के ऊपर हम एलिजिबल होके अपनी स्पेशलिटी 70% मार्क्स आपने उसमें ऑब्टेन करने हैं। बिल्कुल, उसका अपना एक पैटर्न है। मतलब उसकी बेस के ऊपर हम जो है वो हमारे 5 साल के नॉलेज को टेस्ट भी करता है और उसकी बेसिस के ऊपर फिर हम स्पेशलिटीज़ में जाते हैं या स्पेशलाइजेशन में एंटर होते हैं। तो अगर आपने मतलब अगर वो ये आधा तीतर और आधा बटेर वाली बात है कि अगर आपने उनका सिस्टम फॉलो करना है तो कम से कम उसको पूरा तो फॉलो करें। और उससे भी पहले ज़रूरी है कि आप डिबेट जनरेट करें, अपने लोकल लोगों से पूछें। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें। सर ने स्टेक होल्डर से बात की। सर ने एक बात हर कोई पॉइंट आउट भी कर रहा है कि एक वकील को बनाया हुआ है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें जो सदर है वो कौन है? तकी साहब, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काम करने वाला आदमी जो प्रैक्टिकली तो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी काम नहीं कर रहे, एनेस्थीसिया एसोसिएट्स के नाम से जो है वो रन कर रहे हैं एक
एनेस्थीसिया की टीम जो 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लाहौर सर अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से भी वो बिलोंग करते होते तो उसका भी उनका कोई इम्पैक्ट होता है, इसके कोई बीच में उनका कोई एक्सपीरियंस होता। मसला ये बन गया है कि वो हमीद लतीफ से वाबस्ता थे, अब पता नहीं आन वक्त पे पता चला, डॉक्टर इजाज चौधरी साहब ने इंकशाफ किया कि जब वो मुजाहिरा वहां पे पीएमए ने रखा तो पता चला कि वो वहां पर भी नहीं है, वहां पर भी नहीं है। तो ये अजीबोगरीब सूरत बन गई। और वो खुद यानी ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में इकरार भी कर चुके हैं कि मेरा तो इसमें कोई सही नहीं है। अब मतलब इससे ज्यादा हमारे लिए क्या दुख की बात हो सकती है कि एक प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इज सेइंग एट एवरी स्पॉट कि भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब ये सूरत हाल है जो हमारी पॉलिसी मेकिंग हो रही है। अब आ जाते हैं कि इनके एग्जाम की तरफ। सर ने मतलब ये जो इसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको बड़ा वेल पॉइंट आउट कर दिया। शहबाज शरीफ के ज़माने में जब MD कैट आया था, जब बेसिकली ऑब्जेक्शन ये थी कि सारे बोर्ड जो हैं वो मतलब उनमें यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है, यूनिफॉर्म एवेल्यूएशन पैटर्न नहीं है, तो एक MD कैट आना चाहिए। MD कैट आ गया, फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल पैदा हुआ, फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए ये एक पैटर्न दिया गया कि मतलब 4 पेपर बनेंगे, उनमें क्वेश्चन एक ही होंगे और वो पेपर उनकी जस्ट तरतीब बदल दी जाएगी। हर बंदे को जब वो एग्जाम से निकलेगा तो उसको एक की प्रोवाइड की जाएगी विच विल टेल द एग्जाम, मतलब जो स्टूडेंट के पास एक रिकॉर्ड होगा, फिर वो एक की अनाउंस की जाएगी फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके साथ आप टैली कर सकते हैं, उसके साथ आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे ना आपको कोई टैली करने का तरीका बताया जा रहा है, ना मैच करने का कोई तरीका बताया जा रहा है, ना कोई चैलेंज करने का आपके पास कोई कानून मौजूद है, और बस एक एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड विदाउट ये वैसे दुनिया में एक अनोखा एक कानून है, अनोखे क़वायद और ज़वाबित है। नाज़रीन आप खुद सोचिए कि आप के बच्चे और आप खुद एक टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, एक इम्तिहान देने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए पता नहीं है कि उसके पेपर्स बनाने वाले हैं कौन कौन बना सकते हैं। अगर पता हो तो पता होता है कि एक्सपर्ट्स हैं मुतल्लिका शोबे के होंगे। आपको ये भी नहीं पता कि उसका सिलेबस क्या हो सकता है, आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाए तो वो भी आ सकते हैं क्योंकि वो क़वायद और ज़वाबित में मौजूद है। चलें जी, आउट ऑफ सिलेबस भी आ गए, फिर आप इस पर एहतजाज भी नहीं कर सकते, आप इस पर एतराज़ भी नहीं कर सकते। आपको वो पेपर जो है उसके रिजल्ट चेक बिल्कुल तस्लीम करने हैं। चलें हो गया जी, आ गया, आप उसके बाद कहते हैं नहीं मैं इसको रीचेक करवा लेता हूँ, तो आपके पास रीचेक करने की फैसिलिटी भी नहीं है। तो आप करना क्या चाह रहे हैं इस कौम के साथ, उन लोगों के साथ, उन डॉक्टर्स के साथ जो हमारी करीम है, जो हमारा सोसाइटी की करीम बनने जा रहे हैं, जो FSC करते हैं मेडिकल के साथ, जो डॉक्टर्स के मेरिट पर आते हैं। मैं समझता हूं कि वो इंजीनियरिंग की तालीम से ज़्यादा भी सख्त तालीम के लिए अपने आप को सामने लाते हैं, ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। इस करीम के साथ जो कुछ ये कुछ करने जा रहे हैं वो तबाहकुन है। मज़ीद बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन बात कर रहे हैं उस तबाही के हवाले से जो मेडिकल प्रोफेशन और मेडिकल एजुकेशन में इस वक्त इस्लाहात के नाम पर फेरी जा रही है। आमतौर पे ये समझा जाता है कि रेजिस्टेंस होती है जब भी रिफॉर्म्स की जाती हैं, लेकिन रिफॉर्म्स कभी भी ऐसी नहीं होती जो स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बगैर की जाएं, ऊपर से थोप दी जाएं और ऐसे लोग रिफॉर्म्स करने के लिए आ जाएं जो पाकिस्तान में मौजूद ही ना हो, पाकिस्तान के हालात को समझते ही ना हो। मैं खासतौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कज़न नौशेरमा बरकी साहब की बात कर रहा हूँ। आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, अमेरिका के हालात और हमारे हालात में बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ वो बर्गर खरीद कर नहीं खाया जा सकता जो वहाँ पर मजदूर खाते हैं, हमारे यहाँ उस बर्गर को खाना अयाशी समझी जाती है। आपने जो खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में कर दिया है, अगर आप वो पूरे मुल्क के अस्पतालों में करने जा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके नतीजे में सवाए तबाही और बर्बादी के, सवाए गरीबों की अमवात के, सवाए डॉक्टरों की बेरोजगारी के और सवाए इसके कि हमारा जो टैलेंट है वो यहाँ से फ्लाई कर जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। मुश्किल करते चले जा रहे हैं। मैं यहाँ पर मशकूर हूँ, डॉक्टर कर्नल गुलाम शबीर साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट है MA के, PMA के, और इसके साथ साथ डॉक्टर महमूद अहमद भी मेरे साथ मौजूद है। आप जो हम कभी कहा करते थे कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है मेयो हॉस्पिटल, बहरहाल पंजाब का, लाहौर का हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके YDA के प्रेसिडेंट है और वहाँ पर जो कुछ हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा आऊँगा डिटेल में। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, इस दौरान हमने बात की PMC पर बात की, हमने इसके NLE पर बात की, मजीद भी करेंगे, MD कैट पर की। बीच में एक MTI एक्ट भी आया जिसके तहत हुकूमत कहती है कि अस्पताल को हम खुद मुख्तार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहा जाता है कि आपने जमीनें तक बेचने का इख्तियार जो है वो ठेकेदारों को दे दिया, आपके नाफिज हो चुका, मेयो हॉस्पिटल में आ चुका। क्या सूरत हाल है उसकी? सर सबसे पहले तो हुकूमत ये कहती थी, दावा ये था, ये MTI एक्ट वही एक्ट है जिसके खिलाफ खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारी करंट मिनिस्टर हेल्थ एहतजाज करती रही हैं। 2002 में डॉन में एक बड़ी बरतरफ भी हो गई थी, और उसके बरतरफ भी हुई हैं।
लेकिन खैर चले, जब वजीर बन गए तो मौक़िफ़ भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन MTI एक्ट आ गया। MTI एक्ट में पहली बात ये कही गई कि 1 लाइनर बजट देंगे और हर मतलब हॉस्पिटल को कहीं सेक्रेटरीट नहीं जाना पड़ेगा, हर बंदे को जो है ना हर चीज़ डोर स्टेप पे मिलेगी। उसका पहला नतीजा ये है कि मियाँ हॉस्पिटल के अंदर मार्च से हमारे 80 के करीब PGRs जो कि सेंट्रल इंडक्शन के ज़रिए से आए थे वो अनपेड है। कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ये है कि वो अब चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है MTI की, तो वो वाइस चांसलर के पास जाते हैं, तो वाइस चांसलर कहता है कि मेरे पास बजट नहीं है आपको पे करने का, और वो डीन के पास जाते हैं तो डीन कहता है कि मेरे पास बजट नहीं है। तो बात ये है कि आप MTI एक्ट आगे मरीजों के ऊपर तो इसके जो असरात आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं और मुस्तकबिल में ये मजीद आया हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स के लिए 80 लोग, आपके 80 से ज़्यादा लोग 5 महीने से बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं जस्ट ड्यू टू MTI एक्ट। और ये कंफ्यूजन के कि किसके पास पैसे हैं उनकी तनख्वाह के और कौन उनको पे करेगा। अब बात यह कि अगर ये इंडिपेंडेंस थी और अगर आप 1 लाइनर बजट दे रहे थे तो आपने क्यों नहीं दिया भाई डॉक्टर्स को, वहां पे मौजूद डॉक्टर्स क्यों बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं? सर ये तो अभी इब्तिदा है। मुझे तो उस कानून के बारे में जो कुछ पता चला है वो बड़ा हैरत अंगेज है कि आपका जो बोर्ड है वो बाकायदा तौर पे निशानदेही करके एक्स्ट्रा जमीन तक बेच सकता है। वो यानी कि अस्पताल बेचने हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि PTI अपने फाइनेंसर्स को लेकर आ रही है और इसमें कोई शर्त भी नहीं है कि वहां पर भी जो आपके बोर्ड बनेंगे उनके अंदर ये शर्त नहीं है कि वो डॉक्टर हो, वो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, बल्कि हमारे जो बोर्ड है उसमें सिर्फ 2 मेंबर्स डॉक्टर है, 3 मेंबर सॉरी, और बाकी जो है वो नॉन डॉक्टर्स ही हैं। और हुकूमत ने आप देखें कि हुकूमत की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आवाम को फ्री ट्रीटमेंट देना। आप इंस्टीट्यूशनल बेस्ड प्रैक्टिस ला के इंस्टीट्यूशंस के अंदर खुद प्राइवेट प्रैक्टिस को प्रमोट कर रहे हैं। KP के हालात आपके सामने हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं कि बेचारे KP के लोग अपना इलाज करवाने यहाँ आते हैं। हमारे आधे पठान भाई अपने बच्चों को, मैं चूँकि पीडियाट्रिक सर्जरी से एसोसिएटेड हूँ तो मुझे आइडिया है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ का एक रेट मुकर्रर हुआ हुआ है MTI के अंदर। मतलब अगर CT स्कैन होगा उसके पैसे लगेंगे, MRI होगा उसके पैसे लगेंगे, अल्ट्रासाउंड होगा तो उसके पैसे लगेंगे। यही हालात यहाँ पे भी होंगे। और ये मतलब ग्रेजुअली अगेन जो नौशेरवा बरकी साहब का प्लान है वो हमें अमेरिकन इंश्योरेंस सिस्टम पे धकेलने का है। अमेरिका में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग अफोर्डिंग हैं और उनकी जो है वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारे गरीब हैं, हमारे मुल्क में जहाँ पे तकरीबन 40% से ज़्यादा इसमें एक आपने बात की कि आपके भी जो बोर्ड में सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं। अगर हम PMC की भी बात कर लें डॉक्टर, तो इनको ले मेंबर्स कहा जाता है, ऐसे मेंबर्स जो मुतल्लिका प्रोफेशन से ताल्लुक ना रखते हो। लेकिन एक अच्छी चीज है ना, मिसाल के तौर पे PMC या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं या PMC में जो लोग बैठे हुए हैं, ये एक अच्छी चीज नहीं है। अंदर एक स्मार्ट खातून हो, रुशान जफर हो, अंदर तहजीब बेकरी वाले मालिक हों, वो आपको कोई केक शेक खिला दिया करें, इसी तरह बाकी लोग इसमें सारे शामिल कर दिए जाए। वो बाहर से जो लोग आकर देखेंगे वो आप को बेहतर तौर पे मैनेज कर सकेंगे, देख सकेंगे, तो ये अच्छा नहीं है ज़्यादा? देखें, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं उस तरफ आता हूँ कि ले मेंबर्स आप केक नहीं खाना चाहते लगता है। बस यूँ अगर केक खिलाएं तो फिर तो बात ठीक है, लेकिन वो केक खिलाने से ज़्यादा केक बनाने के और खुद लेने के चक्कर में है। आप देखिए कि ले मेंबर्स बाकी काउंसिल्स में भी होते हैं, लेकिन उन ले मेंबर्स की मेडिकल के शोबे के अंदर उनकी कोई ना कोई कारकर्दगी मौजूद होती है। हमारे ये जो 3 मेंबर्स हैं, आप देखिए कि जो हमारे रज़ा साहब, वकील साहब जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, ये पहले PMDC के अंदर एज ए लीगल एडवाइज़र थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि अब वो टोटल काउंसिल को रेगुलेट करना शुरू हो जाए। वाइस प्रेसिडेंट किसी जगह पे नहीं होते और फिर ये हैंड पिक्ड नहीं होते। आप देखिए कि जो भी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं चाहे नॉन डॉक्टर्स हैं, सिवाय छोड़ के वो जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, जिसमें सर्जन जनरल पाकिस्तान आर्मी हैं, जिस तरह एक CPSP के हैं और एक और हैं, इनको छोड़ के बाकी लोगों का इस तरह होना चाहिए कि एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उस क्वालिफिकेशन के लोगों को दे शुड स्टैंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड और बीइंग इलेक्टेड एज अ काउंसिल मेंबर। मैं जब MD कैट के कानून बता रहा था, इनके रूल 6 बहुत ही फनी रूल है। अच्छा, रूल 6 की जो सब सेक्शन 5 है वो ये कहती है द अथॉरिटी आर इट्स अथोराइज्ड एंटिटी, मीन ये जो सोर टेस्टिंग एंड वैल्यूएशन कंपनी है, मे ऑफर फर्दर प्रैक्टिस एग्जाम्स अगेंस्ट पेमेंट ऑफ फी। दिस मीन कि आप सोचें, जो बंदा टेस्ट बनाएगा जिसका दूसरे को पता भी नहीं, वो एज अ अकेडमी भी काम कर सकेगा। दिस मीन कि इतनी बड़ी करप्शन का आप रास्ता खोल रहे हैं कि आप गए, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं, लेकिन आप उनको पैसे नहीं देते तो आपका तो टेस्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने तो दोबारा रीचेक तो आप कर नहीं सकते। देना उन्होंने रैंडम टेस्ट है और आप ये भी नहीं कह सकते कि मुझे ये क्यों क्वेश्चंस आए, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये भी नहीं कह सकते। दिस मीन कि ये टोटल करप्शन करने के लिए ये चीज बनाई गई है।
जहां तक एक और चीज आप ये देखिए कि इन्होंने ये कहा कि हम जॉइंट वेंचर करने लगे हैं, ये जो इन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को दिया, और ये जॉइंट वेंचर उन्होंने कहीं पे भी उन्होंने एडवर्टाइज नहीं किया। आप बात कर रहे थे एनएलई की, और आपने ये बात की कि अमेरिकन सिस्टम से बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं, और दरमियान में ब्रेक थी तो आपने एक ये भी बात की थी कि चेंज को लोग अमूमन एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, चेंज मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, आप चेंज मैनेजमेंट एक तरीके से लाते हैं। यूके ने अपना जो उनका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है उन्होंने इंट्रोड्यूस करना चाहा, 2018 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, 2023 में होना था, अब वो शायद 2024 में चला गया। उन्होंने इसको 5 इयर्स पहले से प्लान करना शुरू किया, ताकि जो स्टूडेंट आ रहा है वो उसके अपना माइंड प्रिपेयर करे, उसके मुताबिक तैयारी करे और उसके मुताबिक अपनी एजुकेशन को लेकर चले। देखिए, एक और चीज देखिए कि वहां पे जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है वो एजुकेशन भी मॉनिटर की जाती है। अब पीएमसी ने क्या कहा कि आप कॉलेजेस के अंदर मादर पिदर आजाद हैं, जो आपका दिल है करें, आखिर पे आके आपने एक टेस्ट एग्जाम देना, उस एग्जाम की कोई और उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, सिर्फ ये है कि एक स्पीड ब्रेकर और आपके लिए ऐड हो गया। वो स्टूडेंट के जो 5 साल पढ़ते रहे, आपने उस वक्त कोई नहीं देखना, कोई उसका माई बाप नहीं होगा, प्रोसेसेस मॉनिटर करने होते हैं। मेडिकल एजुकेशन के अंदर सिर्फ रिजल्ट नहीं, आपने प्रोसेसेस मॉनिटर करने हैं, फैकल्टी कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी है। आप देखें मेयो हॉस्पिटल में भी मेरे ख्याल में बहुत सारी फैकल्टी की सीट्स खाली हैं, निश्तर में खाली हैं। अब ये है कि फिर आप देखें कि अमेरिकन सिस्टम कहते हैं कि जी ये बड़ा अच्छा है और लाना चाहिए। आप इकट्ठा 5 साल के बाद टेस्ट लेना चाह रहे हैं जिसमें बेसिक साइंसेस के भी होंगे और क्लिनिकल भी एग्जाम होगा। हम एनएलई के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, जहां तक ये इंप्रेशन एक जा रहा है लोगों के अंदर कि डॉक्टर्स शायद एनएलई देना नहीं चाहते, इम्तिहान देना ही नहीं चाह रहे। जी ऐसी बिल्कुल बात नहीं, वी आर नॉट अगेंस्ट एनएलई। मैंने वो जो टीवीसी देखा, एक्टर्स वाला इश्तिहार देखा, उसके अंदर वो एक लड़की, वो अच्छी सूरत वाली डाली हुई थी, कोई लड़के डाले हुए थे, वो यही कह रहे हैं भाई देना क्यों नहीं चाहते आप इम्तिहान, क्यों नहीं भाई इम्तिहान पढ़ते हो तो इम्तिहान दो, क्यों नहीं देना चाहते। देखिए हम देना चाहते हैं, आप हमसे पूछे तो सही कि एग्जाम होता कैसे है। एक वकील साहब को कैसे पता कि मेडिकल एजुकेशन क्या होती है? इसीलिए तो उन्होंने कहा कि सिलेबस में से आएगा ही नहीं, वो बाहर से जो चाहे डाल देंगे। आप देखिए, हमने सजेस्ट किया, हमने अपनी सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग में भी हमने सजेस्ट किया कि आप यूं करें कि आप बेसिक साइंसेस का एग्जाम लें जब जो ही स्टूडेंट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आ जाता है, जैसे अमेरिका के अंदर यूएसएमएलई होता है, जो ही वो फाइनल ईयर करता है तो आप उसका क्लिनिकल स्किल्स का ले लें, आप उसका ले लें कि जी उसके क्लिनिकल नॉलेज कितना है, और जब हाउस जॉब कर लेता है आप हाउस जॉब के करिकुलम डिजाइन करें और उसके बाद उसके क्लिनिकल स्किल्स करें। और जैसे मेरे भाई ने कहा कि उसके बाद ना तो एफसीपीएस पार्ट 1 होना चाहिए और ना ही एमडी पार्ट 1 या कोई जेकैट, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, वही आपका मेरिट बने जो आपको आगे लेके जाएगा। फिर आप ये देखें कि हम अभी ये कहते हैं कि जिस कंपनी से ये इन्होंने आउटसोर्स किया है एग्जाम, इस एग्जाम की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगस्त में के एंड पे एग्जाम होने जा रहा है, हमारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से इल्तमास है कि प्लीज खुदा के लिए ये गरीब वालदैन के बच्चे कहां से 6,000 रुपया दे के एग्जाम देंगे, और एक ऐसा एग्जाम जो ना रिलायबल है ना उसका ट्रांसपेरेंट एग्जाम है, कोई पता नहीं कि पेपर किसको कौन सा आता है, आप री भी चेक नहीं कर सकते। आपने जो कंपनी बनाई जिसको आउटसोर्स किया, वो डार्क पर्दों के पीछे एक पर्पस वोवन लॉ के तहत आपने बना दी। ये लॉ अगर लॉ डिवीजन बनाता तो इसकी सूरत हाल और होती। इस लॉ को एक बंद कमरे के अंदर एक प्राइवेट कंपनी जो RKA लॉ एसोसिएट्स हैं उसका हेड बना रहा है, और वो बहुत फख्र से कई दफा हमारे सामने जब हम मिलने गए, हमने एक्ट की बात की तो ही सेड कि ये तो मेरा ही लिखा हुआ है, आप कैसे कौन सा आप रेफरेंस दे रहे हैं। तो मेरी चीफ जस्टिस साहब से इल्तमास है कि प्लीज सुओ मोटो ले, मेरी इमरान खान साहब से इल्तमास है कि वो जो काम अच्छा करना चाहते हैं, उनके जो लोग जिनके स्पुर्द करते हैं शायद वो उनकी बातों से मुतासर होकर उनको स्पुर्द कर देते हैं, तो प्लीज मेडिकल एजुकेशन की तबाही से बचाइए। मेडिकल एजुकेशन बिल्कुल डॉक्टर साहब इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, वाकई ये इस वक्त बड़ा अपील करने वाली बात है कि आप अपने माशरे की सोसाइटी की क्रीम के साथ क्या करने जा रहे हैं। वो बच्चे जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, आप उनके मुस्तकबिल के साथ किस तरह खेलने जा रहे हैं, किस किस्म के आप मज़ाहका खेज टेस्ट ले रहे हैं, किस किस्म के आप रूल्स बना रहे हैं, किस तरह आप कवानीन यहाँ पर पास कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए वो बार बार नजर आती है। तो ये टेस्ट क्या होगा, पीएमसी जो टेस्ट करवाएगी उसकी मेंबरशिप को आप देख लें, आप वहाँ पे क्या करवाना चाहते हैं। क्या एनजीओ, सवाल ये आएंगे कि रोशाने साहबा की तरफ से कि एनजीओज के लिए फंड्स जमा करने के तरीके बताएं, क्या कि तहजीब बेकरी वाले ये अंदर सवाल डलवाएंगे कि केक बनाने के और पेस्ट्री बनाने के तरीके बताएं। इस तरह नहीं चलते, इस तरह इदारे और महज़ब अक़वाम नहीं चलती, इस तरह कवानीन भी नहीं बनते जिस तरह आप बना रहे हैं। इस पर गौर करना होगा क्या, करना क्या चाहिए, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, बात कर रहे हैं मेडिकल एजुकेशन के हवाले से, खासतौर पे जो तबाही फेरी जा रही है। और इसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि हुकूमत इस वक्त अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाने का सोच रही है। जो लोग इसमें पीएमसी में बैठे हुए हैं वो मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा, ये बड़ी लीगल किस्म की करप्शन है कि आप 6,000 रुपये या 15,000 रुपये फीस मुकर्रर कर दें, हज़ारों लोग उसमें अपील हों टेस्ट में और फिर वो फेल हो जाएं, और आपको जो टेस्ट 500 रुपये में हो रहा था चंद बरस पहले, आप वो 6,000 में, 10,000 में, 15,000 रुपये में करवाएं। डॉक्टर महमूद साहब, ये तो अच्छी खासी पैसे कमाने की जो है स्कीम लगती है सारी की सारी। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में इस टाइम तकरीबन जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के, तकरीबन 10,000 के करीब हैं, और प्राइवेट जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं वो भी इतने हैं, तो तकरीबन 20,000। और आप हमने अभी रिसेंटली कैलकुलेशन भी की है कि 15,000 रुपया पर पर्सन अगर कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये पीएमसी यानी ये सोच रहा है कि वो अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहा है। फिर आप ये देखें कि पीएमसी जॉइंट वेंचर्स कर रहा है, मतलब विद अ प्राइवेट कंपनी, और सर पहले भी पॉइंट आउट कर चुके हुए हैं कि वो जो वकील साहब वाली कंपनी जिसका हम कह रहे हैं, सही है। तो भाई एक एजुकेशनल और एक रेगुलेटर बॉडी कैसे एक प्राइवेट, ये बड़ा अहम सवाल आप उठा रहे हैं डॉक्टर साहब कि एक प्राइवेट कंपनी जो है वो किस तरह जॉइंट वेंचर कर सकती है एक सरकारी रेगुलेटरी इदारे के साथ, जिसका मकसद जो है कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस करने के लिए नहीं आया, वो आपको फैसिलिटेट करने। और इन सब चीजों के ऊपर बाकायदा आप हवाला दे रहे थे कि ये गैर कानूनी इस तरह भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस कियानी का जो फैसला आया हुआ है वो बड़ा वाजिया है इन तमाम बहुत सारी चीजों के ऊपर, उसका आप हवाला दे रहे थे। ये देखिए, जस्टिस कियानी साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फैसला दिया। उन्होंने ये जो अभी काउंसिल के मेंबर्स हैं, एक एक मेंबर को सिवाय एक्स ऑफिशियल मेंबर्स के एक एक मेंबर को उन्होंने डिस्कस किया है, और उन्होंने उनका देखा है कि ये मेरिट को वायलेट करके बनाया गया है। क्या क्रेडिबिलिटी है एक वकील साहब की कि वो पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट बन जाए? इसी तरीके से जो डॉक्टर तकी साहब हैं, उनकी सिर्फ एक क्रेडिबिलिटी है कि ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन। आप उनसे मिले तो आपको लगता है कि ये बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन शरीफ आदमी होना और काउंसिल को चलाने में बहुत फ़र्क है। यानी जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि जी वो कई प्राइवेट जगहों पे कह चुके हैं कि मेरी तो वहाँ पे सही नहीं है, और वैसे मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी लगता है कि सही नहीं है। उसके बाद आप देखें कि रोशनाई ज़फ़र, हम कहते हैं जी कि ठीक है वो एक माइक्रो फाइनेंस एनजीओ चला रही है, बट माइक्रो फाइनेंस एनजीओ चलाना और एक मेडिकल एजुकेशन का रेगुलेटर बनना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर ये कहते हैं कि जी हम रेगुलेटर्स हैं, और इसी तरीके से तहजीब बेकरी वाले देख लें, उनका क्या क्रेडिबिलिटी है कि जी एक बंदे को आप हैंड पिक करते हैं और आप उसको एक थोप देते हैं ऐसी चीज़ पे कि जो बहुत ही सेंसिटिव हो। और इसी वजह से आप देखिए काउंसिल के बाकी मेंबर्स, मैं तो हैरान हूं कि बाकी मेंबर्स ने क्यों नहीं ये चीज़ें पॉइंट आउट की कि एक वकील साहब बैठ के कानून की धज्जियां बिखेर रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें दिखाई कि किस तरीके से उन्होंने SCEP के रूल्स के खिलाफ उन्होंने पहले कंपनी को ठेका दिया, तबाही फेर दीजिए। उसके बाद उन्होंने और पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस की जो एसोसिएशन है, मुझे तो पता ही नहीं था वो होती भी कोई है कि नहीं है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, इस पर पीएमए ने बाकायदा वाइट पेपर जारी किया है, इसके ऊपर बाकायदा एहतजाज हुए हैं, लेकिन अभी तक कहीं कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? इसमें मैं ये मजीद ऐड कर दूं कि जो PMDC है या PMC है, ये हमारे विफाक की अलामत है। आपको इसकी हिस्ट्री पता होगी, जब बनी थी तो सिंध और पंजाब की मेडिकल काउंसिल को जम करके ये इनको बनाया गया था। अब बात ये है कि इसके अंदर हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन होती थी, वो हमने खत्म कर दी। तो आप सर हमने इसका इलेक्टो नहीं खत्म कर दिया, हमने इसका खत्म कर दिया। अब किसी को कोई शिकवा है, पहले कोई बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं डॉक्टर गुलाम शबीर साहब यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर महमूद अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक जमहूरी माशरे की हम बात करते हैं, और जमहूरी माशरे में एक जमहूरी इदारा ख़त्म करके, इलेक्टेड बॉडी ख़त्म करके एक आमराना किस्म का इदारा यहाँ पर नाफिज कर दिया गया है। मैंने इस हवाले से एक मज़मून पढ़ा था, और उस मज़मून के आखिर में एक शेर था, और वो शेर इस वक्त पूरा इस पर पूरा उतर रहा है। वो कहते हैं कि अपने अपने सर बचा लो दोस्तों, अपने अपने सर बचा लो दोस्तों, नारियल हैं बंदरों के हाथ में, सर फट जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, तबाही हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।